MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है मानव यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्र सर्वोपरि, क्योंकि राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन दर्शकों, एक बात मैं आपको बता दूं, ये बात कांग्रेस और राहुल गांधी को कौन समझाएगा, क्योंकि दिल्ली में नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात बनाने के सबूत मिले हैं। जेएनजी आंदोलन आपको याद होगा, नेपाल और बांग्लादेश में हुआ था और कुछ वैसी तैयारी दिल्ली में भी हो रही थी। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में भी कुछ ऐसा हुआ है कि लग रहा है भगवा चोला पहनने वाले अविमुक्तेश्वरानंद के लिए भी ये राष्ट्र, मेरा और आपका राष्ट्र, सर्वोपरि नहीं है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ FIR के आदेश दिए गए। और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है दर्शकों, ये आरोप इतने संगीन हैं। और आरोप क्या है ये भी समझ लीजिए, नाबालिगों के साथ यौन शोषण के आरोप हैं अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर। और इसीलिए राष्ट्र आज पूछता है, महाराज क्या आपके लिए ये राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है? क्योंकि ये दाग सिर्फ आपके और आपके शिष्य के दामन पर नहीं लग रहे हैं, ये उस भगवा चोले पर भी लग रहे हैं जिसे पहनकर आप समाज में इतराते घूमते हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ अविमुक्तेश्वरानंद कुकर्म करते थे, लैंगिक अपराध करते थे। माघ मेले में स्नान को लेकर प्रयागराज प्रशासन से भिड़ने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रयागराज के ADJ रेप एंड पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। पॉक्सो कोर्ट ने पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के निर्देश दिए हैं। अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद गिरी पर अब प्रयागराज के झूसी थाने में FIR दर्ज की जाएगी। FIR दर्ज होने के आदेश अपने ऊपर मंडरा रहे गिरफ्तारी के संकट को अविमुक्तेश्वरानंद बड़ी साजिश बता रही हैं। जो प्रक्रिया है जांच की, गवाही की, वो सब पूरी हो सकेगी, तभी तो जो फर्जी मुकदमा बना करके हमारे ऊपर दायर किया गया है उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी, तभी ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं वो दंडित हो सकेंगे। तो इसलिए आवश्यक है, हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय लंबा समय न लगाते हुए इस पर थोड़ी सी द्रुत गति से काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाह इस पर लगी रहेगी। तो जल्दी से जल्दी इस पर गवाही साखी करे और निर्णय करे। जो गलत है वो तो गलत ही है, जो फर्जी केस बनाया है वो तो फर्जी ही सिद्ध होना है। दरअसल पूरे विवाद की शुरुआत 5 फरवरी 2026 से हुई थी। राम भद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अविमुक्तेश्वरानंद पर नाबालिग बच्चों के यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को जांच और रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। 13 फरवरी को पीड़ित बच्चों के बयान दर्ज कर लिए गए। माननीय न्यायालय ने FIR दर्ज करने के आदेश अविमुक्तेश्वरानंद जैसे घिनौने कुकर्मी कालनेमी के खिलाफ और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ आदेश दिए हैं। और यह आदेश उन नाबालिग बच्चों के लिए, उन न्याय के लिए, उन न्याय के मंदिर में मिला है, प्रथम दृष्टया में न्याय मिला है। आशुतोष महाराज ने अपनी शिकायत में कोर्ट को बताया था कि माघ मेले के दौरान एक नाबालिग और एक बालिग बच्चा उनके पास आया था, जिसने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर कुकर्म का गंभीर आरोप लगाया था। आशुतोष महाराज के मुताबिक जो बच्चा बालिग हो गया है उसके साथ कुकर्म की घटना उस समय हुई थी जबकि वो नाबालिग था। महाराज के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र के साथ में और संदर्भ में जितने भी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे न्यायालय पटल पर, उस पर माननीय पॉक्सो जज विनोद चौरसिया जी ने उसका सम्यक गहन अवलोकन एवं परिशीलन किया। थाना झूसी के थाना प्रभारी को आदेशित किया गया है कि आप प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुए कहा कि विवेचना सुनिश्चित करते हुए न्यायालय को अवगत कराएं। राम भद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने यौन शोषण से जुड़े सबूत भी प्रयागराज पॉक्सो कोर्ट में दाखिल किए थे, जिसके बाद कोर्ट ने FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
दर्शकों, आपको याद होगा जब नेपाल और बांग्लादेश में जेन-ज़ी प्रदर्शन हो रहा था, भारत के दोनों पड़ोसी मुल्क नेपाल और बांग्लादेश जल रहे थे, तो राहुल गांधी सोशल मीडिया पर उस आंदोलन का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे और कह रहे थे कि भारत में भी अब लोकतंत्र की रक्षा जेन-ज़ी यानी युवाओं के हवाले है। और युवाओं को भड़काने वाली कांग्रेस की इसी रणनीति का खुलासा आज दिल्ली के कोर्ट में हुआ है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि नेपाल के जेन-ज़ी प्रदर्शन की तर्ज पर ही युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता एआई समिट में शुक्रवार को प्रदर्शन करने पहुंचे थे। ये देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस की एंटी इंडिया एक्टिविटी के खिलाफ बीजेपी ने पिछले कई घंटों से मोर्चा खोल रखा है। दिल्ली से लेकर मुंबई, जम्मू और जयपुर तक कोई ऐसी जगह नहीं जहां बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर न उतरे हैं। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। ये सोची समझी साजिश के तहत देश का खिलाफ प्रहार है, इसलिए घोर पाप काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। बहुत अच्छा काम चल रहा था उस समय, कांग्रेस के यूथ कांग्रेस वर्कर्स के कुछ लोगों ने वहां आकर के नंगा नाच किया। इसको मामूली गलती हम नहीं ठहरा सकते हैं। सवाल यह है कि क्या देश को इंटरनेशनल लेवल पर कलंकित करने की प्रेरणा यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी से मिली थी? इस सवाल के जवाब के लिए आप इन तस्वीरों को जरा देखिए। ये सितंबर 2025 में नेपाल के जेन-ज़ी आंदोलन की तस्वीरें हैं। महज 5 दिनों में नेपाल के जेन-ज़ी ने सरकारी और प्राइवेट संस्थानों को खाक कर दिया था। इसके बाद सितंबर 2025 से ही राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर नेपाल और बांग्लादेश के जेन-ज़ी आंदोलन का समर्थन करते हुए भारत में भी इसी तरह की अराजकता के संकेत दिए थे। राहुल ने तब एक्स पर लिखा था, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन-ज़ी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। तो क्या यही कारण है कि नेपाल और बांग्लादेश की जेन-ज़ी की तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता कपड़े उतारकर भारत मंडपम में घुस गए और देश विरोधी कारनामा किया? ये सवाल देश का हर नागरिक कांग्रेस से पूछ रहा है। 100% मैं बताऊं आपको कि देश की जनता इन कांग्रेसियों को माफ नहीं करेगी। कांग्रेस के जो नेता जिनके अंदर जरा भी देशभक्ति है, वो तुरंत कांग्रेस छोड़ करके राहुल गांधी और कांग्रेस की इस कृत्य का बहिष्कार करे, वरना देश की जनता उनका बहिष्कार करे। एआई पावर दिख रहा है भारत का। एआई इम्पैक्ट समिट को डिफेम करना, ये देश को डिफेम करना, ये देशद्रोह है और देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। दिल्ली पुलिस ने समिट में हुए हंगामे को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि नेपाल के जेन-ज़ी की तर्ज पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में देश विरोधी और देश को बांटने वाले नारे लगाए थे। प्रदर्शन के लिए जानबूझकर ऐसी जगह चुनी गई जहां बड़ी संख्या में विदेशी प्रतिनिधि मौजूद थे। भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। दिल्ली पुलिस अब हर एंगल से एआई समिट में हुई अराजकता की जांच कर रही है। पुलिस को आरोपियों की 5 दिन के रिमांड भी मिल गई है। जल्द ही ये भी पता चल जाएगा कि देश को बदनाम करने का ब्लूप्रिंट लुटियंस दिल्ली की किस कोठी में बना था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक कितना शर्मनाक है, सोचिए कि जिस पार्टी के नेताओं ने, जिस पार्टी के पुरखों ने देश की आज़ादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी हो, आज उस पर देशद्रोह के आरोप लग रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र को सर्वोपरि बनाने की दिशा में गुजरात सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस नए कदम से गुजरात में लव जिहादियों की शामत आ गई है। शामत इसलिए क्योंकि लव जिहादियों के सामने मैरिज एक्ट का नया संशोधन दीवार बनकर खड़ा होने जा रहा है। और ये बदलाव इतना बड़ा है
कि महाराष्ट्र में भी इसे अपनाने की मांग अब उठने लगी है। गुजरात से शुरू होने जा रहा यह बदलाव क्या पूरे देश में लव जिहाद के देशव्यापी संक्रमण से छुटकारा दिला पाएगा? ये खबर आप देखिए। हिंदू लड़कियों के लिए नासुर बन चुके लव जिहाद के खात्मे के लिए देश के 2 राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र में बड़ी पहल की गई है। सनातन की संस्कृति से खिलवाड़ करने वाली जिहादी मानसिकता को गुजरात और महाराष्ट्र में पूरी तरह से कुचलने की तैयारी है। लव जिहादियों के मंसूबे कुचलने के लिए साल 2021 में गुजरात में लव जिहाद विरोधी गुजरात धर्म स्वतंत्रता कानून लागू किया गया था। बावजूद इसके लव जिहाद गुजरात के लिए सांस्कृतिक खतरा बना हुआ है। इसलिए गुजरात सरकार ने इस कानून को सख्ती से लागू करने और हिंदू लड़कियों के इस्लामीकरण की साजिश को समतल करने के लिए एक बार फिर कमर कस ली है। दरअसल गुजरात सरकार ने गुजरात मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2006 के नियमों में संशोधन के लिए एक नया ड्राफ्ट पेश किया है। नए नियमों में दुल्हा दुल्हन को शादी का रजिस्ट्रेशन कराते वक्त ये बताना जरूरी होगा कि शादी के बारे में दुल्हा दुल्हन के माता पिता को जानकारी है या नहीं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में माता पिता की पूरी डिटेल देनी होगी, जिसके आधार पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार जांच करेंगे। माता पिता को अगर प्रेम विवाह की जानकारी होगी तभी शादी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। नए ड्राफ्ट को लेकर दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ड्राफ्ट में एक पॉइंट ऐसा भी जोड़ा गया है जिसके मुताबिक प्रेम विवाह के लिए माता पिता की सहमति भी जरूरी होगी। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी का कहना है, सरकार लव मैरिज के खिलाफ नहीं है, बल्कि लड़कियों और सनातन धर्म की गरिमा की रक्षा के लिए आगे बढ़ रही है। सवाल ये है कि गुजरात में लव जिहाद विरोधी कानून है तो फिर अब संशोधन की जरूरत क्यों पड़ रही है? गुजरात ही नहीं, तैयारी महाराष्ट्र में भी बड़ी है। महाराष्ट्र की डेमोग्राफी बदलने वाले हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर बुर्का पहनाने, मांस खिलाने और प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ भी गुजरात जैसे मैरिज एक्ट की मांग की जा रही है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने सीएम फडणवीस को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि गुजरात की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी यही नियम लागू किया जाए। प्रेम विवाह पर हिंदू लड़कियों के माता पिता को अनिवार्य रूप से सूचित किया जाए। गुजरात सरकार ने लव जिहाद मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में एक अमेंडमेंट किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को मैंने एक पत्र लिखकर विनती की है कि महाराष्ट्र सरकार ने लव जिहाद हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है, इस प्रकार के मैरिज रजिस्ट्रेशन में लड़की के माता पिता को मैरिज रजिस्ट्रार ने जानकारी देनी होगी और 40 दिन के बाद में ही मैरिज रजिस्ट्रेशन हो, इस प्रकार का अमेंडमेंट किया जाए, ऐसी विनती की है। देश में करीब हर रोज ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां अब्दुल खुद को अतुल बताकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाता है, फिर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अब पूरे देश के मैरिज एक्ट में संशोधन की जरूरत आन पड़ी है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, लव जिहाद जैसे वायरस को फैलाने वाली ये वो ताकतें हैं जो हमारे देश के अंदर दीमक की तरह बैठी हुई है। लेकिन पाकिस्तान की जेल में बंद लश्कर-ए-तैयबा का चीफ आतंकी हाफिज सईद हमारे देश के खिलाफ फिर से एक नई साजिश रच रहा है। दिल्ली के मंदिरों को निशाना बनाने की फिराक में घूम रहा है वो। ये रिपोर्ट आप देखिए। लश्कर-ए-तैयबा का चीफ आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में बंद है। पाकिस्तान के हिटलर आसिम मुनीर के आदेश पर जेल में ही हाफिज को दाना पानी मिल रहा है। जेल की सेल के अंदर से आतंकी हाफिज सईद अपनी बारूदी ब्रिगेड को भारत में धमाके करने के ऑर्डर जारी कर रहा है। पाकिस्तान की कायर सेना तो ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने की हिमाकत और हिम्मत आज तक नहीं कर पाई। इसलिए मुल्ला मुनीर ने लश्कर आतंकियों की कमर पर RDX के बक्से लाद दिए हैं। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला है कि लश्कर-ए-तैयबा लाल किला के पास धमाके की साजिश रच रहा है। लश्कर आतंकियों के निशाने पर दिल्ली के बड़े मंदिर बताए जा रहे हैं।
खुफिया इनपुट के मुताबिक आतंकी चांदनी चौक इलाके के किसी मंदिर को आईईडी लगाकर उड़ा सकते हैं। लाल किला इलाके में तबाही मचाने के लिए बड़ा धमाका किया जा सकता है, इसलिए दिल्ली के बड़े मंदिरों की निगरानी बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। लाल किले के बाहर एक बार फिर से आतंकी हमले के अलर्ट को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और इस बार ये जो अलर्ट दिया गया है वो लश्कर-ए-तौयबा जो कि आतंकी संगठन है उसके द्वारा दिया गया और उस अलर्ट में साफ तौर पर बोला जा रहा है कि लाल किले के बाहर यानी कि लाल किले के सामने जो मंदिर है उन पर लश्कर-ए-तौयबा के आतंकी आईडी अटैक कर सकते हैं, जिसके बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस वक्त मैं लाल किले के सामने मौजूद हूँ। आप देखेंगे ये जैन मंदिर है और जैन मंदिर के ठीक पीछे गौरी शंकर मंदिर, लेकिन सुरक्षा के क्या इंतजाम है उसकी तस्वीर आप देख लीजिए कि पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर तैनात की गई है, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती यहाँ पर की गई है। आप ये दिल्ली पुलिस की मचान देख रहे हैं जिसके जरिए ऊपर से जो निगरानी है वो रखी जा रही है। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स के जो ऑफिसर है आपको बीच बीच में इस तरीके से राउंड अप करते हुए नजर आएंगे ताकि यहाँ पे जो पेट्रोलिंग है वो साफ तौर पर की जा सके। दरअसल 6 फरवरी को पाकिस्तान के इस्लामाबाद की एक मस्जिद में बड़ा धमाका हुआ था। आत्मघाती धमाके में 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ऑपरेशन सिंदूर में नेस्तनाबूद हुए लश्कर के ठिकाने और मस्जिद में धमाके से हाफिज सईद बौखलाया हुआ है, इसलिए भारत से बदला लेने का ऑर्डर आतंकी ने अपने प्यादों को दिया है। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली में लाल किले के पास आतंकियों की व्हाइट कॉलर ब्रिगेड ने ब्लास्ट किया था। तभी से सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा की हर साजिश को हमारी इंटरनल एजेंसी डिकोड कर रही है, तो सीमा पर भारत के प्रहरी आतंकियों पर प्रहार करने के लिए तैयार बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये हाल तब है जब पाकिस्तान और उसके गुर्गों ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दांतों और चने चबाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया है। और गैरकानूनी किसने करार दिया है? अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने। ट्रंप के टैरिफ पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने अतिरिक्त टैरिफ को गैरकानूनी बताया और साथ ही कड़ी फटकार लगाई है। फटकार ये कि क्या कोर्ट और कोर्ट के फैसले के बाद अब ट्रंप के पास कुछ विकल्प बचे हैं, क्योंकि कोर्ट ने साफ कह दिया कि जो टैरिफ लगाए गए थे वो पूरी तरीके से गलत थे, उनको अधिकार नहीं था टैरिफ लगाने का। और अब भारत के लिए फैसला कितना अहम है इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। टैरिफ पर ट्रंप की हार, तगड़ी फटकार। ट्रंप को सुप्रीम झटका जोर से लगा। ट्रंप का टैरिफ निकला गैर कानूनी। जी हां, दुनिया को टैरिफ की धमकी देने वाले ट्रंप को अब उनके ही देश की न्याय व्यवस्था ने फटकार लगाई है। ट्रंप की आर्थिक नीतियों को झटका देते हुए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे देशों पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया। कोर्ट की माने तो टैरिफ लगाते समय राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया। ट्रंप ने राष्ट्रीय आपात स्थितियों में उपयोग के लिए बनाए गए कानून के तहत टैरिफ लगाए थे। कोर्ट के अनुसार टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, यह अधिकार अमेरिकी संसद यानी कि कांग्रेस के पास है। मुख्य न्यायाधीश जॉन जी रॉबर्ट्स जूनियर की माने तो कानून राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता। इधर कोर्ट के फैसले से बौखलाए ट्रंप अब कोर्ट को ही धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने कोर्ट के फैसले की निंदा करते हुए इसे शर्मनाक बताया। कहा उन्हें अदालत के कुछ सदस्यों पर शर्म आती है। वहीं कोर्ट के फैसले के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने ओवल ऑफिस में एक नए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके तहत अब दुनिया के सभी देशों से आने वाले आयात पर 10% का वैश्विक टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि मैंने ओवल ऑफिस से सभी देशों पर 10% टैरिफ लगाकर हस्ताक्षर कर दिया है, जो लगभग तुरंत प्रभाव से लागू होगा। बता दें कि कोर्ट के फैसले के बाद कैलिफोर्निया के गवर्नर गोविन न्यूजॉम ने ट्रंप से अवैध टैरिफ राशि तुरंत सभी अमेरिकी नागरिकों को लौटाने की मांग की है, जिसकी रकम अरबों में है। हालांकि ट्रंप के पास अब भी 3 विकल्प बचे हैं।
पहला, ट्रंप इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके तहत वे कुछ महीनों के लिए टैरिफ जारी रख सकते हैं। दूसरा, वे टैरिफ पर बिल ला सकते हैं और संसद के दोनों सदनों से पास करवाकर कानून बना सकते हैं। तीसरा, वे कोर्ट की बात माने और अलग अलग देशों से ट्रेड डील कर लें। कोर्ट की फटकार के बाद से ट्रंप ने साझेदार देशों से व्यापारिक समझौतों का पालन करने और टैरिफ का भुगतान करने की अपील की है, खासकर भारत से। कोर्ट के फैसले के बाद व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर भारत को महान दोस्त बताया। कहा कि भारत अमेरिका का महान दोस्त है और व्यापारिक समझौते का पालन करते हुए टैरिफ का भुगतान करेगा। बता दें कि शुरुआत में भारत में अमेरिका की ओर से 25% टैरिफ लगाया जा रहा था, जिसे ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद से बढ़ाकर 50% कर दिया था। हालांकि भारत के साथ ट्रेड डील साइन करने के बाद ट्रंप ने टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया, जो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले और ट्रंप के नए आदेश के बाद महज 10% रह गया। यानी कोर्ट का फैसला भारत के लिए भी लाभकारी साबित होगा। हालांकि सवाल यह है कि भारत 10% ग्लोबल टैरिफ का पालन करेगा या फिर ट्रंप की अपील पर विचार करेगा। बहरहाल देखना यह भी है कि टैरिफ पर बचाव के लिए ट्रंप का अगला कदम क्या होगा। क्या ट्रंप टैरिफ की राशि अमेरिकी नागरिकों को वापस लौटाएंगे या फिर नए विकल्प की तलाश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूरी दुनिया को टैरिफ की मार से परेशान करने वाले मनमौजी ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है। देखेंगे आगे क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग आपको दिखा देते हैं। यूजीसी के मुद्दे पर राम भद्राचार्य का एक बड़ा बयान सामने आया है। राम भद्राचार्य खुद अब यूजीसी के मुद्दे पर अपना बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार को यूजीसी के लिए बना कानून अब वापस लेना चाहिए। समाज में ये कानून भेदभाव फैलाता है और समाज में भेदभाव क्यों हो रहा है। राम भद्राचार्य ने यही इसके अलावा यह भी कहा है कि यूजीसी कानून की थी कोई जरूरत ही नहीं थी। यूजीसी एक्ट की क्या आवश्यकता थी यहां? जय हो। क्यों भेदभाव किया जा रहा है? ये सफल नहीं होगा। जय हो। मैं फिर कह रहा हूं, यदि गृह युद्ध से बचना है तो सरकार को यूजीसी वापस लेनी पड़ेगी। यूजीसी सरकार नहीं वापस लेगी तो भी वापस होगा। उच्चतम न्यायालय ही वापस लेगी, कोई बात नहीं। मैं जब तक धर्माचार्य हूं किसी को अपने मन की नहीं करने दी जाएगी। जय हो। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आज के राष्ट्रीय सर्वोपरि में इतना ही। हमारा शो देखिएगा, खूब अपनी बधाइयाँ भेजिए, लेकिन ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH